हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडीज विद एमर्स। और मेरा नाम सोनाली है और मैं आपको सोशल स्टडीज पढ़ाऊंगी। आज बाबू जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज पावर शेयरिंग। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। अब बाबू पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले तो ना मैं जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके लिए आपको बुक्स खोलने की नीड बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ नोट्स रेफर करने की नीड नहीं है, कुछ नोटबुक लेने की नीड नहीं है। आप बस मेरी बात सुनिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालिए। अगर आपको नोट्स की फिर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको मेरे सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप उस टॉपिक वाइज नोट्स को पढ़िए। मेरी गारंटी है कि आप अगर नोट्स भी थरेली पढ़ लेते हैं तो उसके बाहर से सिलेबस नहीं आने वाला है। जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपका नोट्स के अंदर से ही आएगा। जो आपका पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो उसी के अंदर से। टॉपिक समझने से पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम का क्या मतलब है, पावर शेयरिंग। जब हम बात करते हैं पावर शेयर करने की तो पावर तो बहुत तरह की होती है। कोई फाइनेंशियली पावरफुल होता है, कोई फिजिकली पावरफुल होता है और कोई पॉलिटिकली पावरफुल होता है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं बाबू वो पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं। पॉलिटिक्स में हमें पावर कैसे शेयर करनी चाहिए और कैसे हम पावर नहीं शेयर करते हैं तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है बाबू, इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक कंट्री के एग्जाम्पल से। हम एक्चुअली चैप्टर में दो कंट्रीज का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, पर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एक छोटी सी कंट्री के बारे में जिसका नाम है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में। मैं आपकी स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। यूरोप के मैप में बहुत छोटी सी कंट्री है। आपको मैं एक चीज और बताती हूँ। जैसे हम लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ये बेल्जियम है, इसको चार तरफ से, चार कंट्री मतलब चारों तरफ से कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले फ्रांस, सेकेंडली इसमें आप बॉर्डर शेयर करेगा आपका नीदरलैंड। उसके बाद एक बॉर्डर आपका यहाँ पे शेयर होता है जर्मनी का, देन लग्जमबर्ग। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी डायरेक्शंस में है, पर लग्जमबर्ग। पर इसी तरह से बॉर्डर शेयर करते हैं इस चार कंट्री के साथ ये चार देश। ठीक है, तो वो जो बेल्जियम है ना वो बहुत फ्रेशली मेड कंट्री है, वो बहुत टाइम से नहीं बनी है। तो उसमें जो लोग आके रहते हैं वो इन चारों कंट्रीज के आके रहते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस कंट्री में लोग रहते कितने तरह के हैं और उस कंट्री का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। अब वो सबसे पहले ये समझते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन होता क्या है। एथनिक का मतलब है ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनली इस जगह पे किस तरह के लोग रहते हैं पहले के टाइम से। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, कंपोज किया है, किन लोगों ने कंपोज किया है, किस तरह से लोग रहते हैं। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में समझते हैं। वो बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है। कहाँ पे है, मैंने आपको बता दिया, यूरोप में। ठीक है, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट और उसके अंदर एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। अब जो बेल्जियम है वो इतनी छोटी है कि जो उसकी पॉपुलेशन है ना बाबू वो हरियाणा से भी कम है। मतलब अगर हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो वहां पे 1 ही करोड़ पॉपुलेशन है, और एरिया में भी वो हरियाणा से छोटी है। तो आप सोच के देखो कि हमारा तो एक छोटा सा स्टेट, इतना स्टेट है हमारे लिए, और उनके लिए ये पूरी की पूरी कंट्री है। अब उसमें भी लड़ाइयां हो रही हैं। अब लड़ाइयां हो किस बात पर रही है, आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। यहाँ की बाबू जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, आप इजिली उसको नहीं समझ सकते, पर हम आपके लिए इजी बनाएंगे। देखिए इसको समझते हैं कि बेल्जियम में ना 3 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लोग रहते हैं डच। चलो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो डच लैंग्वेज है वो कौन सी कंट्री में बोल जाती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगी। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो है फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और एक तीसरी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे जर्मन, जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है बाबू, एक चीज और है, आप मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेजोरिटी मेजर मतलब ज्यादा लोग, जो ज्यादा लोग हैं। माइनॉरिटी मतलब कम, जो कम लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल है वो 59% है। ठीक, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो 40% है। बचे 1% कौन है यहाँ पे, जर्मन। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे मेजोरिटी में कौन आता है और माइनॉरिटी में कौन आता है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि मेजोरिटी में डच आते हैं, माइनॉरिटी में फ्रेंच आते हैं और जर्मन आते हैं। ठीक है, अब ये तो एक चीज हो गई, ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है, तो हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों कह रहे हैं। देखो इस बात को भी समझते हैं। अब बेल्जियम की एक कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में बाबू क्या होता है, ब्रुसेल्स में 2 कम्युनिटी रहती है जो हमारी बड़ी बड़ी सी कम्युनिटी हमें दिख रही है। एक तो यहाँ पे रहती है डच कम्युनिटी, दूसरी यहाँ पे रहती है फ्रेंच कम्युनिटी। राइट, अब जो डच कम्युनिटी है
ये यहाँ पे 20% है, और जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो यहाँ पे 18% है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मेजोरिटी में कौन हुआ और माइनॉरिटी में कौन हुआ। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेंच पीपल जो है वो मेजोरिटी में है और जो डच पीपल है वो माइनॉरिटी में है। तो दिख रहा है कि एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से समझते हैं। जो कंट्री के बेल्जियम, उसमें 3 तरह के लोग रहते हैं। डच स्पीकिंग, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज 59। फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलते हैं 40, और जो जर्मन बोलते हैं वो 1। उसके बाद ब्रुशेल्स, ब्रुशेल्स में 2 तरह के लोग रहते हैं, डच और फ्रेंच। देखो अब एक चीज है, जब जर्मन पीपल तो 1% है, 1% लोग क्या ही किसी से लड़के करेंगे, उन्हें पता है अगर लड़ाई हुई हम मर जाएंगे, हम तो इतने कम है, हमसे कोई क्यों ही, हम किसी से क्यों ही पंगा ले, ठीक है। तो अब जो मेजर लड़ाई है वो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में है। इसमें जो एडवांटेज है बाबू वो फ्रेंच पीपल ले जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो फ्रेंच पीपल है ना उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा मिला है। और एक बात ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फायदा है ना वो कौन लेते हैं, वो लोग लेते हैं जो पहले से ही एजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंच जो पीपल हैं वो ऑलरेडी क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा ले चुके हैं और वो एजुकेटेड है, और जो एजुकेटेड है सिंपल सी बात है वो ज्यादा पावरफुल हुआ। तो फिर से समझते हैं, हमें बेल्जियम की कॉम्पोजिशन समझ आ गई, हमें प्रूशिया की कॉम्पोजिशन समझ आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रेंच पीपल है वो ज्यादा एजुकेटेड है और उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा लिया तो वो ज्यादा रिच है। तो अब जो ईयर चला है ना बाबू फ्रॉम 1960s का मतलब है 1961 टू 1969, इन ईयर्स के बीच में इन दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। अब हमें देखना है बाबू कि क्या ये कंट्री पावर शेयर करेंगी और इवेंचुअली क्या इस कंट्री में होने वाला है। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है बेल्जियम की, तो आपको सिंपली इतना लिखना है कि आपको बता देना बेल्जियम में कौन कौन रहता है, आपको बताना है ब्रुसेल्स में कौन कौन रहता है, फिर आपको बताना है कि जो फ्रेंच है वो कैसे हैं, उनको ज्यादा रिच है, पावरफुल है, और फिर 1960s में यहाँ पे क्या हुआ है। सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं आपको नोट्स की स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इस पे वीडियो बना के समझा दूंगी। थैंक यू।